हेलो दोस्तों, लॉ विद एडवोकेट कविता चैनल पर आज फिर से कंपनी लॉ की एक नेक्स्ट क्लास में आप सभी का प्यारा सा वेलकम। तो जैसा कि हम कंपनी लॉ में बहुत सारे टॉपिक्स कर चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग पढ़ रहे थे। आज एक टॉपिक और उसी के फर्दरेंस में हम लोग करने जा रहे हैं कि क्या हम उनको अल्टर भी कर सकते हैं। मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या हम अल्टर भी कर सकते हैं, यदि येस तो व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट अल्टरेशन। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी लाइन जो है एक आप और समझ लीजिए, इसको वन लाइनर समझ लीजिए। सेक्शन 10 का सब क्लोज 1 किसका, कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 10 का सब क्लोज 1 हमें ये बताता है कि जैसे ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग रजिस्टर करा लेंगे, जैसे ही ये दोनों टर्म्स हमारी रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा किस पे, जो कंपनी के मेंबर हैं। ठीक है, मतलब कंपनी पे, कंपनी टू द मेंबर्स एंड मेंबर टू द कंपनी। ठीक है, और मेंबर टू मेंबर, मेंबर टू मेंबर। ठीक है, ये लोग क्या हो जाएंगे, इससे बाइंड हो जाएंगे। फिर जो कुछ भी इसमें मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है फर्दर फंक्शनिंग होगी कहां पर, कंपनी में। अब आज ये जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। इससे रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल याद कर लीजिए सेक्शन 13 है, जो आपको बताएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम अल्टर कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, क्या अल्टर कर सकते हैं, यस वी कैन डू, यस हम अल्टर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, अपनी मनमानी के तरीके से नहीं, क्योंकि हम कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो एक प्रोसीजर के साथ होगा। कोई भी काम कोई भी इंडिविजुअल की एसेंट से नहीं होगा, सब लोगों की मंजूरी चाहिए होती है, सब लोगों की परमिशन चाहिए होती है। जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो जो क्लॉज है उनको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आप कुछ भी अल्टर कर सकते हो कहां पर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब हम समझते हैं इसका अल्टरेशन का प्रोविजन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अल्टरेशन के अंदर सबसे पहले तो देखो, अल्टरेशन का मतलब समझ लीजिए। अल्टरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज ऐड करना या ओमिट करना या फिर सब्स्टिट्यूट करना, मतलब कोई भी चीज ऑलरेडी मेंशन है उसको किसी और चीज से रिप्लेस करना, दैट इज अल्टरेशन। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 13 का सब क्लोज 1 हमें बताता है कि जब भी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना है तो आपको क्या लाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। इसी के साथ एक और टर्म मैं आपको समझा दूं, स्पेशल के साथ साथ ना एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होता है। स्पेशल के साथ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड, जब भी हमें कोई भी काम के लिए, यानी कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको अप्रूव कराना है, उसके लिए हमें जो है स्पेशल रेजोल्यूशन लाना पड़े तो हमें जो है 75% मेंबर की जो है एसेंट चाहिए। एसेंट मतलब सहमति चाहिए। 75% मेंबर जो जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, वोट करेंगे, वो 75% होने चाहिए। यदि वो लोग कंसेंट दे देते हैं तो उस जो है अल्टरेशन को अप्रूव माना जाएगा। ठीक है, अभी भी पूरा अप्रूव नहीं माना जाएगा, मतलब कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद पूरा अप्रूवल करने के लिए तो हमें रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, या क्या आगे का प्रोसीजर है उसको भी हम समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों टर्म्स को समझिए। स्पेशल रेजोल्यूशन में 75% पीपल की कंसेंट चाहिए, पीपल सॉरी मेंबर यहाँ पर हम बोल सकते हैं, और ऑर्डिनरी में हमें 50% से ग्रेटर मेंबर की कंसेंट चाहिए। अब 50% से ग्रेटर का मतलब है, क्या मैम 51% भी चलेगा, यस, बिकॉज 51 इज द नंबर विच इज ग्रेटर देन 50, दैट्स वाई यहाँ पर 51% भी चलेगा। तो 51% चाहिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में 75%। अब ये कहां जरूरत पड़ती है इसकी, जहां भी मेंशन होगा कि इस काम के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चलेगा तो वहां पर हम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से अपने जो है सब्जेक्ट को अप्रूव कराएंगे। ठीक है, और जहां पर मेंशन होगा स्पेशल रेजोल्यूशन, देन वी विल फॉलो द दिस प्रोसीजर। नाउ सेक्शन 13 का सब क्लोज 1 टॉकिंग अबाउट द स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये कह रहा है कि इसी का सेक्शन 13 का ही सब क्लोज हमें ये कहता है कि आपको अल्टरेशन का बता रहे हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन से आप अल्टर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। इसके लिए भी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कहां पे, वही रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जो है एप्लीकेशन हम जो है फाइल करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, अब सेक्शन 13 का सब क्लोज 2 आ जाइए। सेक्शन 13 का सब क्लोज 2 हमें ये बताता है कि नेम चेंज ऑफ द कंपनी के लिए क्या प्रोसीजर है। कि अब देखो, जब हम कंपनी बनाते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी का नाम तो होता ही है। अब अगर नेम को चेंज करना है तो अल्टीमेटली अल्टरेशन कहां हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हो रही है। तो नेम चेंज करने का क्या प्रोसीजर है फ्रेंड, तो यहां पर मेंशन है कि कोई भी नेम चेंज आपको अगर कंपनी का करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसका आप नेम चेंज करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द परमिशन, टेक द अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर किसका अप्रूवल लगेगा, सेक्शन 2 के अंदर कंपनी के नेम के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। फ्रेंड्स एक चीज और समझो, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आप गवर्नमेंट के पास से चले जाओगे, भाई हमें इस चीज का अप्रूवल चाहिए, नहीं। यहाँ पर भले ही अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट मेंशन की गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी किसी भी कंपनी से रिलेटेड कुछ मैटर के लिए पावर डेलीगेट की हुई है। किसको, यहाँ पर जो टर्म्स लिखी हुई है आरओसी,
आरओसी का मतलब क्या हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। तो उसको पावर डेलीगेट की गई है। जब भी कहीं पे भी आए आपको अप्रूवल लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो अल्टीमेटली आपको अप्रूवल किससे लेना है, इससे लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसके लिए कौन सा फॉर्म नंबर लगेगा, इस अप्रूवल के लिए जो हमारा फॉर्म नंबर होगा दैट इज INC और 24। फ्रेंड्स, हर जो भी यहाँ पर जो भी फॉर्म नंबर मेंशन किए गए हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए कि अप्रूवल के लिए, अल्ट्रेशन के लिए, ऑब्जेक्ट क्लोज के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए, ठीक है। तो DIR यानी डायरेक्टर के लिए कौन सा फॉर्म लगेगा, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए अलग से, और फिर उसको कीवर्ड्स के साथ फॉर्म नंबर लिख लीजिए, तभी आपको याद होगा। ऐसे तो हर टर्म्स में एक नया फॉर्म नंबर आ रहा है और आप कंफ्यूज हो गए कि इतने कैसे याद करें। जैसे ही किसी भी टर्म्स के साथ फॉर्म नंबर आता है, आप उसको एक पर्टिकुलर उसकी लिस्ट बनाइए और वहां पर कीवर्ड्स के साथ फॉर्म नंबर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपको कंपनी का नाम चेंज, सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं हम, सब क्लास 2 पढ़ रहे हैं, इफ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी देन यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मींस आरओसी से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप जस्ट अपनी कंपनी के नाम में एडिशन या ओमिशन करना चाहते हैं, मतलब आपकी कंपनी मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके साथ आप प्राइवेट को हटाना चाहते हैं, ओमिट करना चाहते हैं, या फिर उसको ऐड करना चाहते हैं, देन नो नेसेसरी टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आ गई इतनी बात कि अगर आपको जस्ट कंपनी के नाम में प्राइवेट ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या छोटा सा कीवर्ड कुछ यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है, देन आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर आपको पूरा नेम चेंज करना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर दे रखे, आगे यहाँ पर दे रखे जो हमने सेक्शन 13 पढ़ा ना यहाँ पर, कि सेक्शन 13 के सब क्लॉज 6 में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लगाएंगे किसके पास, फाइल रजिस्ट्रार के बाद। इसके आगे फर्दर यही दे रखा है। और सेक्शन 13 का ही सब क्लॉज 2 के अंदर ही ये भी मेंशन कर रखा है कि जो भी रजिस्ट्रार होगा ना यहाँ पर, वो क्या करेगा, जैसे ही न्यू नेम कंपनी का चेंज करेगा, जैसे ही कंपनी का नेम चेंज करेगा, तो वहां पर वो क्या करेगा, कंपनी के नेम की जगह फिर क्या करेगा, दूसरा जो न्यू नेम है उसके लिए फिर क्या करेगा, एक फ्रेश इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है इशू करेगा। मतलब एक फ्रेश इनकॉर्पोरेशन, नए नाम से कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का एक फ्रेश सर्टिफिकेट जो है इशू करेगा। दैट इज द नेक्स्ट फॉर्म नंबर, दैट इज फॉर्म नंबर INC मतलब इनकॉर्पोरेशन 25, यानी नए फ्रेश सर्टिफिकेट के लिए, नए नाम से कंपनी के लिए यू हैव टू फिल द फॉर्म। और यहाँ पर ये परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा में रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपको जो है एक नया सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू करेगा, ठीक है। उसके बाद ही आपकी कंपनी की जो प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन की, दैट विल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव। अब आ जाइए यहाँ पर एक चीज और भी यहाँ पर कह रहा है, सेक्शन 16 के अंदर यहाँ पे एक बात की गई है। सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर आपने नाम चेंज करना है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपको रेक्टिफाई करना है ना नाम, अब रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, मान लो पहले से ही कोई भी नाम है, यहाँ पर हम डील कर रहे हैं सेक्शन 16 को जो रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है। तो रेक्टिफाई का मतलब होता है, देखो फ्रेंड, सुधार करना, किसी चीज में सुधारना, ठीक है। तो मतलब पहले से कोई भी कंपनी का नाम है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। सेक्शन 16 ये कहता है, तो कोई भी आपको, इफ ए कंपनी हैज टू रेक्टिफाई इट्स नेम अंडर सेक्शन 16 देन नथिंग शैल प्रिवेंट सच कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13। कहने का मतलब है कि मान लो आपको जो है अपनी कंपनी के नाम में सुधार करना है, आपने, आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है, आपको लग रहा है नाम में कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, देन आप रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस फॉलो करोगे अंडर सेक्शन 16। लेकिन ये नहीं है कि आपने एक बार नाम सुधार लिया तो फिर आप सेक्शन 13 के अंदर नाम चेंज नहीं कर सकते। देन ऑल्सो यू कैन यूज द सेक्शन 13 मीन्स यू हैव, अगर आप मान लो रेक्टिफाई कर लेते हैं देन इट्स ओके, उसके बाद भी अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन यू कैन चेंज योर कंपनी नेम बाय द सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर एक चीज और भी दे रखी है, सेक्शन 16 के अंदर ये बात कह रखी है कि मान लो अगर रीजनल डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी का नेम जो है किसी दूसरी कंपनी से रिजेंबल करता है, मतलब मिलता जुलता है या उसी दूसरी कंपनी के नाम जैसा ही दिखता है, तो रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो अपने आप क्या कर सकता है, आपको यहाँ पर डायरेक्शन दे सकता है कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए। यहाँ पर दो चीजें दे रखी हैं कि अगर आपकी कंपनी का नाम आइडेंटिकल है, टू नियरली है किसी दूसरी कंपनी के साथ, तो रीजनल डायरेक्टर क्या करेगा, या तो ऑन इज ऑन मतलब खुद से ही, या फिर जो दूसरी कंपनी है ना उसका प्रोपराइटर अगर कोई भी एप्लीकेशन लगाता है कि मेरा नाम जो है ट्रेडमार्क से रजिस्टर है और दूसरी कंपनी ने भी वही नाम रख लिया, तो उसके कहने के बाद यहाँ पर क्या करेगा, जो रीजनल डायरेक्टर होगा वो दूसरी कंपनी को यहाँ पर डायरेक्ट करेगा कि 3 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पर क्या लिमिटेशन पीरियड दे रखा है, लिमिटेशन पीरियड दे रखा है यहाँ पर कि 3 महीने के अंदर अंदर अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए,
ठीक है, विद इन 3 मंथ्स अपनी कंपनी का नाम चेंज कीजिए और अडॉप्ट कीजिए एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब समझ में आया यहाँ पर कि क्या था जो हमने पढ़ा था, स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। यानी कंपनी के मेमोरेंडम में आपको अल्टरेशन करनी है तो आपको क्या चाहिए होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए होता है। लेकिन ये हम कह सकते हैं इमीडिएट अगर आपको कहीं से डायरेक्शन आ रही है कि किसी चीज को आपको चेंज करना है, किसी जैसे रीजनल डायरेक्टर ने आपको यहाँ पर डायरेक्शन दे दी कि आपकी कंपनी का नेम किसी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता है, या किसी दूसरी कंपनी के प्रोपराइटर ने कंप्लेन कर दिया आपकी कि आपने उन्हीं की कंपनी के नाम जैसा जो है नाम रख लिया, तो आपके पास इमीडिएट डायरेक्शन आ गई कि फर्स्ट 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज करो। तो ऐसे केसेस में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को फॉलो कर सकते हो। मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और जितने भी वोट करेंगे वहां पर टोटल पर्सन जो है 50%, टोटल पर्सन से 50% से ज्यादा होने चाहिए, मतलब 51% पीपल की कंसेंट यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज और भी दे रखी है कि मान लो हमने कहा कि जैसे प्रोपराइटर अगर कंप्लेन करता है, ठीक है, अगर प्रोपराइटर को कंप्लेन करनी है ना तो जब उसकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उससे लेकर 3 साल तक कर सकता है। यानी यहाँ पर आपके पास लिमिटेशन जो रीजनल डायरेक्टर ने आपको जो है यहाँ पर डायरेक्शन दी कंपनी का नाम चेंज करने की, दैट इज 3 मंथ्स लिमिटेशन। लेकिन अगर प्रोपराइटर खुद अपनी कंपनी के अगेंस्ट, मतलब मेरी कंपनी से मिलता जुलता किसी ने नाम रख लिया, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद 3 साल तक वो क्या कर सकता है, 3 ईयर्स तक कंप्लेन फाइल कर सकता है उस कंपनी का नाम चेंज कराने के लिए। तो ये सेकंड लिमिटेशन पीरियड हमने पढ़ा। अगर प्रोपराइटर को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क जो है यहाँ पर एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क शैल बी मेड विद इन 3 ईयर्स ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एंड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, द कंपनी आफ्टर चेंजिंग इट्स नेम क्या करेगी, अब यहाँ पर जैसे ही कंपनी अपना अपना नाम चेंज कर लिया वो क्या करेगी, यहाँ पर रजिस्ट्रार को नोटिस देगी। क्या करेगी, रजिस्ट्रार को नोटिस देगी, ठीक है, किस लिए कि उसको जो है अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है। साथ ही साथ यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास जो है नोटिस देगी और ऑर्डर भी देगी जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है कि अपनी कंपनी का नाम चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर वही सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह वही कौन सी अथॉरिटी है हमारे पास, रीजनल डायरेक्टर है, विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज। यानी जिस दिन रीजनल डायरेक्टर ने कंपनी को नोटिस दिया कि आपको डायरेक्शन दी कि आप अपनी कंपनी का नाम चेंज करिए 3 मंथ्स के अंदर अंदर, तो उसी 3 मंथ्स के दौरान विद इन 15 डेज के अंदर कंपनी क्या करेगी, विद इन 15 डेज का लिमिटेशन पीरियड है, कंपनी रजिस्ट्रार को नोटिस करेगी, साथ ही साथ गवर्नमेंट को ऑर्डर दिखाएगी कि गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है हमें अपनी कंपनी का नाम चेंज करना है। तो रजिस्ट्रार उस नोटिस को ध्यान में रखते हुए जो भी उसको लगता है नेसेसरी चेंजेस करनी है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट में वो वैसे ही करेगा। और साथ ही यहाँ पर दे रखा है कि अगर मान लो कोई भी कंपनी डिफॉल्ट करती है, अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन मिली है कि अपनी कंपनी का नाम चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, वो जो कंपनी क्या कर रही है, डिफॉल्ट कर रही है उस डायरेक्शन को कंप्लीट करने में, ठीक है। और शेल तो वहां पर क्या करेंगे, तो वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको नाम दे देगी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उनको क्या दे देगी, नाम दे देगी, कि क्योंकि कंपनी तो उसके परसुएंस में काम कर नहीं रही, गवर्नमेंट उनको नाम दे देगी। फिर वो जो नाम प्रिस्क्राइब किया जाएगा उसी नाम से उनकी कंपनी रजिस्टर होगी और उसी नाम से ही जो है उनको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही बात है, भले ही एक बार गवर्नमेंट ने इनको डायरेक्शन दे दी भाई इस नाम को आप अपना रख लो, रजिस्टर कराओ और सर्टिफिकेट इशू कराओ, ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर वो कंपनी अपना नाम चेंज नहीं कर सकती। फिर भी कंपनी अंडर सेक्शन 13 अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकती है। ये था हमारा सेक्शन 13 का सब क्लॉज 2 हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अप्रूवल का, और उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे सेक्शन 16 में रेक्टिफिकेशन की क्या प्रोसेस है, ये सब आ गया। अब आ जाइए सेक्शन 13 का ही सब क्लॉज 4, 5 और 7 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सेक्शन 13 का सब प्लस 4 हमें ये कहता है चेंज इन द रजिस्टर ऑफिस। अब आपने कंपनी का नेम तो चेंज कर लिया, क्या आपको कंपनी का जो लोकेशन है वो भी चेंज करानी है? यस यू कैन डू, अगर आप करना चाहते हो उसके लिए भी आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन होगी। कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो, सॉरी रजिस्टर ऑफिस की लोकेशन चेंज कर सकते हो, वन स्टेट से दूसरी स्टेट में आप कर सकते हो। लेकिन वही यहाँ पर भी कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। मतलब वहीं पर रजिस्ट्रार ऑफ, यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर का जो है, रीजनल डायरेक्टर जिसको जो है गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट की हुई है ना रीजनल डायरेक्टर की, यहाँ पर अप्रूवल चाहिए। यदि ये आपको अप्रूव करेगा तो ही आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने जो कंपनी है उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ इस कंपनी की लोकेशन को चेंज करने के लिए आपको फॉर्म नंबर INC 23 का परफॉर्मा जो होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दे रखा है कि जब आपको कंपनी का रजिस्टर ऑफिस चेंज कराना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो भी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होगा वो लगाओगे आप, जिसमें आपको अल्टरेशन करनी है। सेकंड, कितनी जनरल मीटिंग हुई है आपकी, कितने स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुए हैं, ये सब आप उसमें मेंशन करोगे। और यहाँ पर आप डालोगे कि कॉपी ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन या पावर ऑफ अटर्नी डालोगे। एज द केस में भी मतलब यहाँ पर भी आपको पावर ऑफ अटर्नी भी फिल करना पड़ेगा। क्रेडिटर कितने हैं, डिवेंचर होल्डर कितने हैं, ये भी लगाएंगे। और जो आपने जो है एप्लीकेशन यहाँ पर
रजिस्ट्रार को लगाओगे आप यहाँ पर, ये एड्रेस को चेंज करने के लिए परमिशन किससे लेनी है, रीजनल डायरेक्टर से। एप्लीकेशन कहाँ लगानी है, रजिस्ट्रार के पास। साथ ही साथ आपने जो एप्लीकेशन लगाई है उसकी एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस ऑफ कॉपी, मतलब आपने इनको भी भेजा है इस अल्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को। वो डॉक्यूमेंट यानी वो रिसिप्ट भी आप वहां उसके साथ जो है, जो भी डॉक्यूमेंट आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज करने के लिए लगाओगे वो भी आपको साथ ही साथ जमा कराने पड़ेंगे रजिस्ट्रार के ऑफिस में। इसके साथ जैसे ही आपको आपकी कंपनी की लोकेशन चेंज करनी है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन से आप एप्लीकेशन लगा रहे हो उस दिन से, एप्लीकेशन लगाने से 30 दिन पहले का आपको टाइम मिलता है। इस दौरान या तो आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर या फिर आप न्यूज़पेपर में ऐड डलवाकर ये एडवर्टीजमेंट देंगे कि इस कंपनी का नाम जो है चेंज होने वाला है। जिस दिन एप्लीकेशन लगाओगे उससे 30 दिन पहले। अब एग्जैक्ट 30 दिन पहले का मतलब ये नहीं कि आप 1 तारीख को ही लगा दोगे, उस 30 दिन के अंदर अंदर कितने भी दिन के बाद जो है आप ये एडवर्टीजमेंट डलवा दोगे न्यूज़पेपर में। लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होगा या इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होगा या कंपनी की वेबसाइट होगी, जिस तरीके से भी आपको लगता है कि एडवर्टीजमेंट से कि पब्लिसिटी हो सकती है, लोगों तक पहुंच सकता है मैसेज कि कंपनी का नेम जो है चेंज हो गया, तो आप वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करोगे। और यहाँ पर भी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस की जो वो होगी एडवर्टीजमेंट डलवाने के लिए इनकॉर्पोरेशन 26 फॉर्म नंबर, यहाँ पर आपको इसका परफॉर्मा जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके साथ आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर, डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सबसेक्शन 4, 5, 6, 7 हमने यहाँ पे पढ़ा था। 4 तो ये कह रहा है भी आपको ऐसे ऐसे ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको लोकेशन चेंज करानी है। और 13 का ही सब क्लॉज 5 हमें ये कह रहा है कि डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यानी रीजनल डायरेक्टर के पास ये एप्लीकेशन जाएगी इस लोकेशन को चेंज करने की, तो उसको 60 दिन के अंदर अंदर जो है ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी। 60 दिन का लिमिटेशन पीरियड है रीजनल डायरेक्टर के लिए कि 60 दिन के अंदर अंदर उसको जो है यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन रीजनल डायरेक्टर भी क्या करेगा, इस एप्लीकेशन का जो है आंसर मतलब ऑर्डर पास करने के पहले क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, जो भी कंपनी के मेंबर हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर है, सबसे कंसेंट लेगा कि आप भी सब सेटिस्फाई हो ना, किसी पे कोई प्रेशर तो नहीं बनाया गया इसमें कंसेंट देने के लिए। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी सफिशिएंट प्रोविजन है सभी डेप्ट को डिस्चार्ज करने के, सभी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए, क्या वो फॉलो हुए हैं या नहीं। और तीसरी बात, क्या इस डिस्चार्ज के लिए जो एडिक्वेट सिक्योरिटी होती है, क्या इस डिस्चार्ज के लिए जो एडिक्वेट सिक्योरिटी है वो भी पूरी की गई है, मतलब वो भी फिल की गई है या नहीं। तो ये सब सारी चीजों को देखकर रीजनल डायरेक्टर यहाँ पर अपना अप्रूवल दे देगा। उसके बाद अगर हम सब सेक्शन 7 की बात करें तो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 13 का ही सब क्लॉज 7 हमें ये बता रहा है कि फाइलिंग ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर विद रजिस्ट्रार। अभी यहाँ पर क्या हुआ, अभी यहाँ पर एड्रेस चेंज नहीं हुआ, अभी सिर्फ रीजनल डायरेक्टर ने यानी गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर अप्रूवल दिया है कि आप अपनी कंपनी का रजिस्टर ऑफिस की जो लोकेशन है वो चेंज करा सकते हैं। अब ये सब होने के बाद क्या करेंगे, ये सब होने के बाद ये जो यहाँ पर ऑर्डर पास होगा, इस ऑर्डर की कॉपी कहाँ लगाई जाएगी, रजिस्ट्रार के पास, क्योंकि वहां पर उसका भी अप्रूवल हमें चाहिए होगा जब भी हमें जो है इसको जो है लोकेशन चेंज करानी होगी। तो यहाँ पर सेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 13 का सब क्लॉज 7 के अंदर हम क्या करेंगे, फिर रजिस्ट्रार के पास उस ऑर्डर पास की क्या करेंगे, हम सर्टिफाइड कॉपी जमा कराएंगे। क्या करेंगे, सर्टिफाइड कॉपी जमा कराएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है हमें अप्रूवल मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर कह रहा है कि फिर एक सर्टिफाइड कॉपी यहाँ पर जमा कराने के बाद अल्ट्रेशन के बाद फॉर्म नंबर यहाँ पर फिर से आया, एक फॉर्म नंबर INC 28 फॉर्म नंबर आया। इस फॉर्म के जरिए हम इस फॉर्म के परफॉर्मा के जरिए अलोंग विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीप्ट, जैसे ही रजिस्ट्रार को उसकी सर्टिफाइड ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की, जैसे ही रजिस्ट्रार को सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर की, तो फॉर्म नंबर 28 को फॉलो करते हुए विद इन 30 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपनी को रजिस्टर कर दिया जाएगा, कंपनी को ऑफिस को रजिस्टर कर दिया जाएगा। और उसी ऑफिस का कि ऑफिस जो है इज बीइंग शिफ्टेड होने जा रहा है, उसके लिए एक फ्रेश सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है सेक्शन 13 का सब क्लॉज 8 हमें क्या बता रहा है कि ये हमें कह रहा है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में कौन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन चेंज कर सकता है और कैसे चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब भी कंपनी पब्लिक से मनी रेज करती है, यहाँ पर मनी रेज का मतलब क्या होता है, थ्रू प्रोस्पेक्टस, मतलब प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन कर दिया कि कंपनी को जो है पैसा चाहिए, कंपनी ये मान लो एक फैक्ट्री बनाना चाहती है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही उसने प्रोस्पेक्टस के थ्रू पैसा जमा कराया, कुछ अनयूटिलाइज मनी बच गई, तो उसने सोचा क्यों ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में लगाया जाए, तो बाद में वो पैसा किसी और बिजनेस में लगाना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्पेशल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। सेक्शन 13 सब क्लॉज 8 ऑब्जेक्ट क्लॉज की बात कर रहा है यहाँ पर, कि जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर चेंज करना है, क्यों करना पड़ रहा है चेंज, कि पहले तो हमने प्रोस्पेक्टस के थ्रू मनी रेज की कि हमें जो है एक फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए हम पैसा चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसा आ गया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, उस ऑब्जेक्ट को देखकर लोगों ने इन्वेस्ट किया पैसा, और फिर कंपनी ने क्या किया, अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, तो वहां पर कंपनी ऐसा नहीं कर सकती, कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, उस अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल कराने के लिए स्पेशल रिजोल्यूशन लाएगी। और मान लो कोई मेंबर ऐसा है जो उस रिजोल्यूशन को एग्री नहीं करता, तो कंपनी उसको अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि आप जो है अपने सारे शेयर्स को बेचकर जा सकते हैं यहां से। समझ में आ गई इतनी बात? ये था, यहाँ पर था हमारा जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में कैसे चेंज होगा, ये सिचुएशन बताई और कौन चेंज करेगा, बता दिया कि स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कंपनी में जितने भी मेंबर हैं 75% मेंबर की कंसेंट चाहिए तो ये यहाँ पर चेंज होगा, और वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यदि ऑब्जेक्ट क्लॉज हमें चेंज होता है, पहले स्पेशल रिजोल्यूशन लाएंगे, फिर रीजनल डायरेक्टर की जो है परमिशन लगेगी, उसके बाद रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल होगी, फिर वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन करेगा, और बाद में वही सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो हम हमेशा से हर क्लॉज को चेंज करने के लिए करते आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है एक, यहाँ पर अगली जो बात यहाँ पर दे रखी है, सब सेक्शन 10 हमें ये बताता है कि कंपनी जैसे ही अल्टरेशन हो जाएगी वो इफेक्ट में कब आएगी, जो भी प्रोविजन इस सेक्शन है, मतलब एक बार चलो ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन तो होगी, इफेक्ट में कब आएगी, जो प्रिस्क्राइब किया होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि इन केस ऑब्जेक्ट क्लॉज में अल्टरेशन होती है तो वो इस टाइम पे इफेक्ट में आएगा। साथ ही साथ सेक्शन 11 हमें ये बताता है कि अल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कि अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है, सेक्शन 13 का सब क्लॉज 11 हमें बताता है कि कोई ऐसी कंपनी है जो लिमिटेड बाय गारंटी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में समझा चुकी हूँ, अब हम इसको समझ रहे हैं। अगर कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल, और उसके पास शेयर कैपिटल भी नहीं है, और वो ये चाहती है कि पर्सन को राइट दिया जाए टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अदर देन एज ए मेंबर। कहने का मतलब है कि मान लो कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अब ये क्या चाह रही है, ना तो इसकी खुद की शेयर कैपिटल है, ठीक है, और ये चाह रही है कि किसी थर्ड पर्सन को, यानी किसी स्ट्रेंजर को कंपनी में पार्टिसिपेट करने का राइट दिया जाए इन दी डिविजिबल प्रॉफिट, तो मेंबर की बजाय, तो वो मान्य नहीं होगा, वो वॉइड होगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी को जो प्रॉफिट मिलता है ना, उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को दिया जाता है। तो डिविजिबल प्रॉफिट का भी मतलब वही होता है, जो प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में, यानी जो प्रॉफिट के हिस्से के रूप में शेयर होल्डर को दिया जाता है, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। अब आ रही है सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 हमारा बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैसे अल्टरेशन होगी। सारा के सारा प्रोसीजर सेम एज इसकी तरह है, यानी ये याद तो कुछ हद तक ये भी याद। डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनी एक्ट कहता है वेस्ट कंपनीज विद पावर टू अल्टर इट्स आर्टिकल, कि कहता है कि सेक्शन 14 क्या करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करने की पावर देता है किसको, कंपनी को। दूसरी बात कहता है कंपनी कैन नॉट डाइवेस्ट इटसेल्फ ऑफ दिस पावर। डाइवेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, छोड़ना। कंपनी अपने इस राइट को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट के रूल का पावर देता है भाई तुम अल्टर कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना तो तुम अपने इस राइट को नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन कह रहा है कि ऐसे मैटर जिस पर मेमोरेंडम साइलेंट हो, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन ना हो, तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अल्टर करके उस जो है उस प्रोविजन को एक्टिव बना सकते हो जो कि मेमोरेंडम में साइलेंट है। समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर भी इसका 14 का भी सब क्लॉज वही कहता है कि आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी चेंज लाने के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर कह रहा है कि वही प्रोसीजर है, अप्रूवल यहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा, उसको पास कराएंगे। दूसरा स्टेप है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जिसने अपनी पावर वो कर रखी है, डेलीगेट कर रखी है रीजनल डायरेक्टर को, इससे अप्रूवल लो। तीसरी बात फिर आप रजिस्ट्रार के पास फाइल लगाओ, अपनी एप्लीकेशन लगाओ कि हमें क्या करना है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाना है। उसके बाद ये जो है आपको फिर से फ्रेश सर्टिफिकेट इशू करेगा, और उसके भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी में आप
आर्टिकल के अंदर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आप अप्रूवल लोगे ना, इनके पास यहाँ पे अपनी कंसेंट देने का टाइम है 60 डेज, यानी 60 डेज के अंदर अंदर इनको जो है यहाँ पर जो एप्लीकेशन है उसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। हम पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी इस बात को पढ़ चुके हैं। उसके बाद यही है, फीस भी लगेगी। यहाँ पर जो इसका फॉर्म नंबर दे रखा है, वी फाइल्ड विद रीजनल डायरेक्टर, जो आपने, तो यहाँ पर भी कह रहा है कि वही स्पेशल रिजोल्यूशन बैच रजिस्ट्रार के पास आप फाइल लगाओगे, वहां पर भी क्या होगा, आपको फॉर्म नंबर जो यहाँ पे मेंशन है इसके इनकॉर्पोरेशन का, वो आप फॉलो करोगे। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट लगाओगे कि जो भी ड्राफ्ट था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, और उसमें आपको क्या अल्ट्रेशन चाहिए उसकी डॉक्यूमेंट्स दोगे। दूसरा वही जनरल मीटिंग्स में जो है कितनी जो है जनरल मीटिंग हुई है और किस जनरल मीटिंग में किसी स्पेशल रेजोल्यूशन को पास किया गया है, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी जो आपने रेजोल्यूशन पास करा है वो, और पावर ऑफ अटर्नी जो है आपको फाइल करनी होगी, लेकिन विद इन 30 डेज के अंदर अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड है दैट इज 30 डेज। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन भी लेनी होगी बाय ए की मैनेजरियल पर्सनल। की मैनेजरियल पर्सनल मैंने बताया था, डे टू डे कंपनी की एक्टिविटीज पे जिसका कंट्रोल होता है, दैट पर्सन इज की मैनेजरियल पर्सनल। उसके बाद यहाँ पर जो है अल्ट्रेशन के बाद हमारे पास आता है कि अगर मान लो प्राइवेट कंपनी है जहां पर पोस्ट अल्ट्रेशन द आर्टिकल्स नो लॉन्गर इंक्लूड द रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेड। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या कर दिया, अल्ट्रेशन करा दी। अब कह रहा है मान लो प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी चेंज हो गया, लेकिन आपने उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन तो मेंशन की ही नहीं जो रिक्वायर्ड थी आर्टिकल ऑफ प्राइवेट कंपनी अंडर दिस एक्ट। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए क्या लिमिटेशन, क्या रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना चाहिए, लेकिन आपने तो वो करा ही नहीं। तो ऐसी कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। यानी जिस भी कंपनी में रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन मेंशन नहीं होगी तो उस कंपनी को सीज कर दिया जाएगा, उस प्राइवेट कंपनी को सीज कर दिया जाएगा उस अल्ट्रेशन के बाद। मतलब आपने अल्ट्रेशन भी कराई लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन का प्रोविजन डलवाया ही नहीं, तो आपकी कंपनी को यहाँ पर सीज कर दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर दे रखा है कि हर अल्ट्रेशन ऑफ दी आर्टिकल, जो भी अल्ट्रेशन आप कराओगे आर्टिकल के अंदर, उसकी कॉपी आपको एक तो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ेगी विद ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अल्टर्ड आर्टिकल। क्या क्या आर्टिकल आपको चेंज करने हैं उसकी प्रिंटेड कॉपी आप जो है यहाँ पर फाइल करोगे रजिस्ट्रार के पास विद इन 15 डेज। कितने दिन, विद इन 15 डेज। और फॉर्म नंबर यहाँ पर क्या है, आर्टिकल के अंदर चेंज करने का जो हमारा फॉर्म नंबर है दैट इज इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 27, इसके प्रोफॉर्मा को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है कि सबसेक्शन 3 हमें ये बताता है कि जो भी अल्ट्रेशन आपने सबसेक्शन 1 में रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 2 में की है वो सब वैलिड मानी जाएंगी, अफेक्ट में हो जाएंगी अगर जो ओरिजिनली जैसे कंटेंट में होनी चाहिए थी आर्टिकल में उसी तरीके से वो जो है यहाँ पर वैलिड मानी जाएगी। मतलब हमने पढ़ा ना इसका इफेक्ट क्या होगा। तो जो जो अल्ट्रेशन आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए आपने अपना सारा प्रोसीजर फॉलो किया। फॉलो करने के बाद जैसे ही आपके इस अल्ट्रेशन को अप्रूवल मिल जाएगा उस दिन से वो चीजें अफेक्ट में आ जाएंगी, ऐसे जैसे वो सब चीजें ओरिजिनली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन थी। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 2 को खत्म कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा, वास्ट और लेंथी चैप्टर था। हर एक टर्म को समझना भी जरूरी था क्योंकि अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फर्दर टॉपिक पे हम स्विच नहीं कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।